तैयार विकास सेठी साहब और राजेश पालिया साहब करते हैं उनका स्वागत। आप दोनों को सुप्रभात। सेठी साहब, 4 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आपके दर्शन हुए, स्वागत है आपका। और सेठी साहब अपनी वो सिल्वर जुबली मनाकर आए शादी की, तो आपको बधाइयां भी, शुभकामनाएं भी। बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ करिए शुरुआत। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर योर वार्म विशेस। और बाकी अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है एक मेटल स्टॉक है। अभी तो सिर्फ मेटल और मेटल ही चल रहे हैं। पिछले महीने भर से आपने नोटिस किया हुआ, कई मेटल स्टॉक्स को मैंने भी रिकमेंड करा, बाकी पैनलिस्ट ने भी रिकमेंड किया और एक धुआंधार तेजी हुई है। और ये जो मेटल का सुपर साइकिल है, ये अभी भी इसमें काफी स्टीम बाकी है। तो आज मैंने एक मिड कैप मेटल स्टॉक पिक किया है। कंपनी का नाम है टाटा स्टील BSL। ये पहले भूषण स्टील के नाम से जाना जाता था, टाटा स्टील ने इसको एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील की अब ये सब्सिडियरी है। स्टॉक का भी दाम चल रहा है, प्राइस चल रहा है 100 रुपए का। अनिल जी, इस कंपनी के नतीजे आए थे हाल ही में मार्च क्वार्टर के, बहुत ही सुपर डुपर नतीजे थे। इस कंपनी ने इस क्वार्टर में 1913 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 913 करोड़ का पैट था दिसंबर में, उसके सामने 1913 करोड़। और पिछले साल के अगर मार्च क्वार्टर देखेंगे तो वहां तो 5 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था, उसके सामने 1913 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया। और बाकी आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इस कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 11,000 करोड़ की, जबकि इस क्वार्टर का प्रॉफिट आया लगभग 2,000 करोड़। और ये जो साइकिल अगर ऐसी चलती है तो मुझे लगता है ये 2-3 क्वार्टर में मार्केट कैप जितना तो इनका 3-4 क्वार्टर में प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो डेफिनेटली एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे कैश मार्केट का स्टॉक है जो कि ट्रेड कर रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, शांति से इसमें इन्वेस्ट करके रहे। 9 से 12 महीने में मेरा इसमें 150 रुपए का टारगेट है और बिल्कुल वो बहुत ही जल्दी आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा ग्रुप की बेहतरीन मेटल कंपनी, लगातार हमारे रडार पर भी रहा है और सेठी साहब ने भी पहले कई बार रिकमेंड किया। अब भी यहां से और तेजी, और 150 रुपए के बड़े टारगेट, 50% की अपसाइड के लिए आपको करनी है खरीदारी। पालिया साहब, सुप्रभात। बताएं सर, आपका आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक। So good morning अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, आज जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वो रहेगी ICIL इंडो काउंट। इसका NSE कोड है ICIL और नाम है अगर इसका देखें तो इंडो काउंट। सो ये कंपनी में अगर हम देखें तो स्टॉक में डेली सेटअप के हिसाब से देखो तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से एक्यूमुलेशन हुआ है, पिछले 10 से 12 वीक का एक एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में डिलीवरी एक्शन भी देखने को मिली, हमें लगता है अब ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है 190 से 200 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती है 145 तक भी अगर ये स्टॉक स्लाइड होता है तो इसको बाय करें। करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो करीब 140 के आसपास। तो ICIL बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से 190 और 200 के टारगेट के लिए। पूरे टेक्सटाइल स्पेस में आपको जबरदस्त मौके मिल रहे हैं। इंडो काउंट पर खरीदारी की राय है पालिया साहब की तरफ से। और नितिन स्पिनर्स के मैनेजमेंट दमदार नतीजों के बाद आज हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने भी वाले हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस स्पेस पर चल क्या रहा है। अनिल जी ने भी आपके लिए यहाँ पर एक बढ़िया कॉल आइडेंटिफाई करे हैं पिछले कुछ दिनों में। पर आइए कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी लेते हैं। जय से जानते हैं उन्होंने आज कौन सा स्टॉक चुना है। जय, बताइए। जी दीपांशु, आज 10 की कमाई में मैंने जो स्टॉक चूज किया है वो है एस्टर DM। 154 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दीपांशु, और बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुई है जिसको हम कहते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे डेली चार्ट्स पर, और एक कंफर्टेबली अपने 200 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है दीपांशु। यहाँ पे क्लियरली आप देखें तो पिछले एक आध महीने में यहाँ पे जो हिसाब से वॉल्यूम्स में एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिल रही है, विच इज अ सिमिलर एक क्लासिक पैटर्न होती है ये, और एक क्लासिक मैं कहूंगा एक एक ऐसा देखने मिलता है जहाँ पे आपको राइट शोल्डर में अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्टर DM को यहाँ पे खरीद कर चलना चाहिए। इसके जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट्स इसके बनकर आ रहे हैं दीपांशु, दैट वुड बी 188, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 200
205 ये दूसरा टारगेट देगा। सो कंजर्वेटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि 188 तक के लेवल्स देखने मिल सकता है, और अग्रेसिव 205 210 तक की भी रेंज हमें देखने मिल सकती है। और रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूं मैं दीप, तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है, बिकॉज ऑन द डाउन साइड 144 के आसपास इसका सपोर्ट है, जहां पे इसका 200 डेमा 50 डेमा दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। तो केवल एक 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदना है। कंजर्वेटिवली भी देखे दीप तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर यहां पर करके चले खरीदारी। अनिल जी ने आपको कहा भी था, हेल्थ केयर स्पेस भी एक और स्पेस है जहां पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। 188 205 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चले। विश्व जी, आप बताएं सर, 10 की कमाई के लिए आज आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? दीपांशु, देखिए 10 की कमाई में हम काफी अच्छे स्टॉक कवर करते हैं फंडामेंटली, लेकिन जब कोई दिग्गज कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, रीजनेबल वैल्यूएशन हो और करेक्शन के बाद मिलती है तो और भी ज्यादा कंफर्ट जोन रहता है। तो मेरी ओर से जो खरीदारी की सलाह है वो है HDFC AMC। काफी 3-4 महीने के कंसोलिडेशन में 3300 रुपए से ऑलमोस्ट 2700 तक आ चुका है स्टॉक, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो नैरो फॉल है ये एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निकल पैटर्न बना है जिसको हम फॉलिंग वेज भी कहते हैं। मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 2700 के आसपास, वहां पे चल रहा है। तो यहाँ पे HDFC AMC खरीदने की राय होगी। करीबन 2780 के आसपास चल रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2700 का क्लोजिंग बेसिस पे, और मुझे लगता है अगर आप 2 से 3 महीने दोगे तो फिर से एक बार के लिए ये 31 और 3300 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो HDFC AMC विद अ व्यू ऑफ 2-3 मंथ 2700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना होगा 3300 रुपए के टारगेट के लिए। HDFC म्यूचुअल फंड ये है वो बेहतरीन पिक जहां पर खरीदारी करने की राय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से विश्वेश जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है SPL मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक्स का। विकास जी बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक टाटा BSL, तो टाटा स्टील BSL आपका लॉन्ग टर्म पिक हुआ, पोजिशनल कौन सा है? अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल पिक है वो भी एक बहुत ही फंडामेंटली दमदार कंपनी है। कंपनी का नाम है वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर, जो कि अभी 1142-43 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है। पिछले 1963 में इसका ऑपरेशन शुरू किया, मतलब 60 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी ये पावर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, पावर सेक्टर बिल्कुल फोकस में है, और कंपनी ये पावर सेक्टर के अलावा रिफाइनरीज है, फर्टिलाइजर्स है, फार्मा है और गवर्नमेंट सेक्टर, इनको कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 12-13 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13%। एक जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदें, और मेरा इसमें पोजिशनली 1225 रुपए का टारगेट है, 1120 का स्टॉप लॉस रखना है। 1120 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए टारगेट रखें 1225 का वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर, यह है बेहतरीन पिक है। राजेश जी से भी पूछ लें उनकी पोजिशनल पिक। राजेश जी बताएं सर, आपका शेयर पोजिशनल लॉन्ग टर्म है इंडो काउंट, और पोजिशनल बताइए। सो अनिल जी, पोजिशनल पिक जो है वो है एक्सेल इंडस्ट्री। अगर हम स्टॉक को देखें तो पिछले दिनों में एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिली, लेकिन उस रैली में अगर हम फॉर्मेशन देखें तो वीकली चार्ट पे इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ये पैटर्न दिखाता है कि स्टॉक में यहां से मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन के साथ ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में 1230 से 1250 तक के अपवर्ड टारगेट यहां से आते हुए दिखेंगे। तो कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आए, ऐड करें। 1030 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। टारगेट जो हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आना चाहिए करीब 1230 से 1250 तक के। तो एक्सेल इंडस्ट्री बाय करने की सलाह रहेगी। ये है वो स्टॉक, दोनों ही आज की पोजिशनल पिक वोल्टेम्प और एक्सेल, दोनों ही जैन साहब के जेम्स स्टॉक भी रहे। तो जैन साहब के जेम्स स्टॉक भी देखिए अब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक और स्टॉक अब स्ट्रॉन्ग है या वीक, चांसेस तो स्ट्रॉन्ग के ही ज्यादा है, क्योंकि वागले साहब के रडार पर आया है वागले का वंडर, तो वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं वागले साहब। अनिल जी, आपका थोड़ा सा ओपिनियन चाहिए मेरे को। बैंकिंग स्टॉक्स में
कुछ ना कुछ होते हुए दिखता है, भयंकर तेजी दिख रही है। मैंने कैन बैंक चूज किया है 150 जी, जो फोर्स से इसने ब्रेक किया है, अभी 150.50 के बीच में है। मेरे को 7 से 8 रुपए में भी 160 तक की मूव आज के दिन में या आज और कल में दिख रही है। आपको 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेना होगा 147.50 का, और मुझे दिखता है 158 160 तक जा सकता है। और कैन बैंक ही नहीं, इंडसइंड बैंक, बाकी काफी सारे बैंक, एसबीआई, ये इसमें मुझे फॉलो अप बाइंग दिख रहा है। तो आपका बैंकिंग पे क्या व्यू है, ये बता दीजिए। 33,700 33,800 तक की बैंक निफ्टी की जगह दिख रही है ऊपर जाने के लिए। जैसे 15,050 तक की जगह निफ्टी की है, 14,975 15,050, वैसे बैंक निफ्टी की 33,450 से 33,800 इस रेंज में कहीं न कहीं पहुंचना चाहिए बैंक निफ्टी, ये टारगेट बनेगा। तो उस लिहाज से आपका कैलकुलेशन, आपका चार्ट रीडिंग एकदम परफेक्ट है वागले साहब, पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, थोड़ा एक्शन आना चाहिए। और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं किरण जी भी, और स्पेशल पिकअप बिगुल फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए किरण जी। किरण जी स्वागत है आपका, धन्यवाद स्पेशल पिक यूज करके जुड़ने के लिए। बताएं सर, कौन सा स्टॉक है जो आया है रेडार पर? अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझे पीएसयू बैंक में बाय करना है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है आज के लिए 7650 के टारगेट कैजुअली देखने को मिलेंगे, पर मैं उधर प्रॉफिट बुकिंग करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। आपको 1 से 1.5 हफ्ते का वक्त देना चाहिए। आपको 85 मिनिमम 85 के टारगेट देखने को ही मिलने ही चाहिए। और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 2 नीचे 72 का, तो 2 रुपए का रिस्क और 85 के टारगेट, लगभग 10 रुपए के 10-11 रुपए का अपमूव। तो बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ये स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए आने की। ओके, नॉट टू मिस स्टॉक। और अब देखिए सरकारी बैंकों में खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। अभी कैनरा बैंक कहा है वागले साहब ने, और अभी उनके ठीक पीछे खरीदारी करने की राय आती दिख रही है इस वक्त आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी किरण जी की तरफ से 76.5 का टारगेट पहला है, वहां बुक नहीं करना है, 85 का रखना है ऊपर का स्टॉप लॉस, 72 का स्टॉप लॉस, 85 का दूसरा टारगेट। और बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी करने की राय विश्वेश जी ने भी दी थी। और विश्वेश जी जरा एक बार जल्दी से आप फटाफट शॉर्ट में देखिए क्योंकि पीछे और कॉल्स हैं, तो जल्दी से बताएं बैंक ऑफ बड़ौदा पे अपने टारगेट्स भी, और जल्दी से बैंक निफ्टी का व्यू भी दे दीजिए फटाक से। अनिल जी बैंक निफ्टी भी अच्छा लग रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से किरण जी के साथ हूं मैं, मेरा टारगेट 74 का अचीव हुआ है, 78 का अभी भी पेंडिंग है, तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह है। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। समहाउ जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 33,500 के कॉल में 15 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, मुझे लगता है वो बहुत डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए निकालना। अगर 33,500 निकला तो फिर हम 34,000 तक जाएंगे। ओके, 33,500 के आसपास, 33,450 हल्का रुकावट का लेवल है, देखते हैं वो पार होता है नहीं। ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहा है। डे हाई पर आया है बैंक निफ्टी, और अच्छी बात है कि शुक्रवार के हाईस को पार किया है। 33,260 के आसपास का शुक्रवार का हाई था, उसको पार करके आगे निकलने की कोशिश होती दिख रही है बैंक निफ्टी। जी हाँ, 33,259 उसे पार किया, तो कम से कम पहला हाई पार करने की कोशिश। और ऐसे में वैसे तो एसपीएल मिड कैप्स के लिए हमारे साथ राजेश जी है, लेकिन राजेश जी पूरी तरह से जोश में आते हुए, और उस जोश का फायदा हमारे दर्शकों को जरूर मिलना चाहिए। तो एक बिगुल राजेश जी के लिए बीटीएसटी का। राजेश जी, कोई सरकारी बैंक आया है रडार पे एकदम से? जी बिल्कुल अनिल जी, सरकारी बैंक के रडार पे आया है, और लार्ज कैप सरकारी बैंक जो कि लीडर है एसबीआई। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद दिया है। डेली चार्ट पे देखें तो पिछले 5-6 दिन से ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था 364 की रेंज पे, लेकिन आज जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो एसबीआई यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 368.50 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है, हमें लगता है ड्यूरिंग द डे 378 तक के टारगेट एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। 363.50 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, और 378 के टारगेट एसबीआई में इंट्राडे बेसिस पे हमें लगता है आते हुए दिखना चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई पर खरीदारी की राय। एक एक करके पीएसयू बैंक्स फोकस में आ रहे हैं। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अब एसबीआई। हैट्रिक कॉल्स आती हुई दिख रही हैं पीएसयू बैंक्स के फेवर में। तो बैंक्स नई थीम बनती हुई दिख रही है मार्केट्स में, पर एक थीम जहां पर ऑलरेडी जबरदस्त तेजी है और आने वाले समय में और तेजी रह सकती है, मेटल शेयर्स। आइए जानते हैं कुशल के साथ क्या चल रहा है मेटल काउंटर्स में, जिसकी वजह से और बढ़िया तेजी इस स्पेस में आती हुई दिख रही है। कुशल बताइए। दीपांशु, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली सबसे पहले तो आप कॉपर को देखिए, जहां पर दमदार जो है हमें तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा चीज यहाँ पर जो बड़ा ट्रिगर बन रहा है वो ये है कि कॉपर की जो इन्वेंट्री है वहां पर सबसे बड़ी गिरावट आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट 15 साल के निचले स्तरों पर ये लेवल्स अब पहुंच गए हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक जो कॉपर की कीमतें हैं वो करीब करीब $20,000 के आसपास प्रति टन के आसपास पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी मौजूदा देखेंगे तो करीब $10,000 प्रति टन है। इनफैक्ट एलएमई पर जो स्पॉट की कीमतें हैं वो फ्यूचर्स के पार निकलती हुई नजर आ रही हैं। और ग्लेनकोर नामक एक कंपनी है, उनकी सीईओ ने कहा है $15,000 के पहले नई सप्लाई नहीं आएगी। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट जो है ग्लेनकोर के सीईओ की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। 2030 तक ग्लोबल कॉपर की मांग में करीब 600% से 900% तक की बढ़त ये अनुमान करके चल रहे हैं। और ये जो अनुमान है ये दिग्गज ग्लोबल फंड हाउस गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आता हुआ नजर आया है। और चीन में स्पेसिफिकली जैसे कि हम काफी दिन पहले भी आपको बता रहे थे कि जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्पाइक होती हुई दिखी है। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले 38% की बढ़त हमें ऑलरेडी इनकी डिमांड में आती हुई नजर आ रही है। तो जो ग्लोबल कंज्यूमर है मेटल्स का वो अब काफी बड़े लेवल पर इंपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं कॉपर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है वहां पर इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही जो एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनियां हैं वहां पर भी जो है काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि एलएमई की जो कीमतें हैं वो 10 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। और इनकी भी जो डिमांड है काफी बेहतरीन जो है बढ़त के साथ हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से कॉपर एल्यूमिनियम से जुड़े हुए तमाम मेटल स्टॉक जो है दोबारा फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो मेटल्स में है दमदार एक्शन और पूरे स्पेस में आज फिर से एक नया ट्रिगर आ रहा है। और अनिल जी, अभी सेठी साहब लॉन्ग टर्म के लिए टाटा स्टील बीएसएल की बात कर रहे थे। सर, मेरे को आपसे भी अपडेट लेना था, क्योंकि 26 अप्रैल को 2 हफ्ते पहले आपने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी। 62 के लेवल्स पर था और तब तक 75 के आपने टारगेट दिए थे। उसके बाद ही देखिए सर, जबरदस्त एक्शन आ चुका है। अब तो 100 के भी पार गया है टाटा स्टील बीएसएल। यहां पर अगर कोई फ्रेश राय हो सर, या बाकी जो मेटल स्पेस में तेजी आ रही है, कैसे और प्ले कर सकते हैं इसे? डीप है तो समझ के बाहर के स्टॉक्स और मेटल में एक ही तरीका है, सिंपल, जो ये कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। ये स्टॉक्स जबरदस्त मूव में है। आप देख लीजिए, जीएमडीसी देख लीजिए, आज 75 रुपए हो गया। अब कौन सा स्टॉक 77 हो गया, कौन सा स्टॉक किस दिन चलेगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन आप शांति से लेकर बैठे रहेंगे, आपको पैसे बन जाएंगे, चिंता न करें। बिल्कुल ये स्टॉक्स एक्शन में इसीलिए कि कभी न कभी आपको धीमे धीमे इन स्टॉक्स में एक्शन आता हुआ दिखेगा ही। आइए बढ़ते आगे। और अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक में शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 10 की कमाई में। आइए अब देखते हैं कुछ और बेहतरीन स्टॉक शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पर हमारे दोनों मेहमानों से लेना है हमें एक एक स्टॉक। राजेश जी, पहले आप बताएं आज आपकी एसपीएल मिड कैप में शॉर्ट टर्म पिक। सो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी वो रहेगी अंबिका कॉटन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में लास्ट वीक में दिया है। काफी बड़े वॉल्यूम और काफी बड़ा प्राइस एक्शन लास्ट वीक में देखने को मिला और आज ओपनिंग के बाद से वापस देखें तो एक फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। डेली सेटअप, डेली चार्ट के सेटअप देखें तो स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके का इसका सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहां से 1220 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में। 1080 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। कोई भी 10-20 रुपए की अगर करेक्टिव एक्शन भी मिलती तो इसको ऐड करें। 1080 का स्टॉप लॉस, टारगेट होंगे 1220 तक के।
ओके 1080 का स्टॉप लॉस और 1230 के टारगेट्स के लिए अंबिका कॉटन पर करनी है खरीदारी। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते 4 मई को ही हमने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, जब अनिल जी कह रहे थे कि टेक्सटाइल स्पेस पर भी रखिए नजर, एक नई थीम इमर्ज करके आ रही है। तब 980 के लेवल्स पर इस स्टॉक के बारे में बात करी थी। आज देखिए आपको 1150 के करीब ये स्टॉक आते हुए दिख रहा है और यहां से भी बढ़िया तेजी आते हुए दिख सकती है। तो टेक्सटाइल स्पेस पर रखिए नजर, अंबिका कॉटन ये स्टॉक पसंद है पालविया साहब को शॉर्ट टर्म के लिए। एक 10 की कमाई का आइडिया लेना है बंसल जी के साथ। बंसल जी बताएं सर, आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज? दीपांशु, आज मैं 2 स्टॉक्स लाया हूं 10 की कमाई के लिए। तो पहला स्टॉक है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये मत सोचें कि जैसे स्लो मूविंग स्टॉक दिए जाते हैं 10 की कमाई में, गेल को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। दीपांशु, ये स्टॉक भी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। एक बार 155 के ऊपर के लेवल्स टूटेंगे तब यहां पर 180 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और 155 एक ऐतिहासिक स्तर है। जिस दिन न्यूज आई थी कि गैस को जीएसटी के अंदर लेके आया जाएगा, उस दिन ये लेवल्स बने थे। तो ये स्टॉक 155 के लेवल्स तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो करेक्शंस पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें और जब 155 के लेवल्स टूट जाएं ऊपर में, तब एग्रेसिव होके बाइंग करें 175 से लेकर 180 के टारगेट के लिए। और ये लेवल्स मुझे लगता है ऊपर में 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक है गेल और दूसरा स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल में भी करेक्शंस पर निवेश की राय है। इस स्टॉक ने 2014 के लेवल्स तोड़ चुका है 110 के, जब तोड़े थे तब भी कवर करा था। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 220 रुपए से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये स्टॉक 6 से 8 महीने में 220 के लेवल्स ऊपर में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। सारे फंडामेंटल्स अनिल जी और बाकी पैनलिस्ट कवर कर चुके हैं। एक चीज जो डिस्कस नहीं हुई है वो ये है कि सेल का एक पावर जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी के साथ और इस कंपनी का नाम है एनएससीपीएल। तो सेल बातचीत कर रहा है इस कंपनी के अंदर जो इक्विटी है एनटीपीसी की, उसको खरीदने के लिए। और जब ये खरीद लेता है तो यहां पर एबिटा जो है 4000 करोड़ से बढ़ता है। तो फंडामेंटल एक ये ट्रिगर बनेगा, बाकी ट्रिगर तो सब जानते हैं। टेक्निकली 220 के लेवल्स यहां देखने को मिलेंगे। तो करेक्शंस पर सेल को खरीदने की राय है। तो आज 2 पिक्स दी हैं 10 की कमाई में, पहला गेल, दूसरा सेल। गेल सेल के बाद भेल भी बंसल जी कर ही डालो, 60 रुपए के पार हो गया। देखिए अनिल जी, भेल को तो रोका हुआ है अभी। मैं अनिल जी भेल पे चार्ट कॉर्नर देता तो आप बोलते हैं ये स्टॉक बैन पर है। तो बैन की लिस्ट अनिल जी रखी हुई है और भेल जो हमारे आशु जी बोलते हैं बार बार कि सेल जैसे भागेगा, तो बिल्कुल वैसे ही भाग रहा है अनिल जी। भेल सिर्फ इसलिए नहीं दिया चार्ट कॉर्नर स्पेशल पिक के अंदर कि स्टॉक बैन के अंदर है, एल्स ये स्टॉक भी पूरा ब्रेकआउट ले चुका है और खरीदारी करने का एक प्रबल दावेदार है। इस वक्त आती हुई आइए बढ़ते आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में अब शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक बाकी है, तो पहले फोकस करते हैं सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक पर। आइए सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है वो देने से पहले एक स्टॉक जिसको अभी जय ने थोड़ी देर पहले रिकमेंड करा, वो मैंने फ्राइडे को एक ही स्टॉक रिकमेंड करा था। फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे को, बिफोर आई वेंट ऑन लीव। तो वो था एस्टर डीएम हेल्थ केयर, जो 148.50 के लेवल पर रिकमेंड करा था, जो आज जय ने भी रिकमेंड करा है। एक दमदार कंपनी है और अच्छा कर रहा है, अभी 156 के लेवल आगे है उसके। बाकी अनिल जी, आज का जो मेरा शॉर्ट टर्म पिक है वो भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा ईपीसी, जो कि अभी 152 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा ग्रुप की इरिगेशन वाली कंपनी है, माइक्रो इरिगेशन की एक लीडिंग प्लेयर है ये कंपनी में। अनिल जी, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखता हूं, बट ये मैंने आज शॉर्ट टर्म पिक के रूप में पिक किया है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20% का, नेग्लिजिबल डेट है 0.08 का। ये कंपनी स्प्रिंकलर्स, फिर आपके ड्रिप इरिगेशन, फिर पंप्स है, फिर ग्रीन हाउस और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये सब कारोबार में है। और जिस तरह से अभी हाल ही में नॉर्मल मानसून होने की बातें जताई जा रही है, 2-3 एजेंसी से कंफर्मेशन हुआ कि इस साल भी मानसून नॉर्मल होंगे, तो उसका फायदा इस तरह की कंपनी को बहुत ही डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो इनके कॉम्पिटिटर है महाराष्ट्र में, नाम नहीं लूंगा, वो तकलीफ में होने की वजह से भी इस कंपनी को फायदा है। बाकी महिंद्रा ग्रुप का मैनेजमेंट है, मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म है। और आज इसको पिक करने के पीछे भी एक कारण है कि कल इसके नतीजे आने वाले हैं इस तिमाही के। मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। 165 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 145 का स्टॉप लॉस।
145 के स्टॉप लॉस के साथ 165 के टारगेट के लिए महिंद्रा ईपीसी में करें खरीदारी। मॉनसून के वक्त ये स्टॉक भी बहुत सक्रिय हो जाता है और अब यहां पर अगर सेठी साहब की नजर है और वो भी शॉर्ट टर्म की लिहाज से, तो आप समझ सकते हैं एक्शन रहेगा भरपूर आगे भी। टारगेट रखें 165 का 2 से 3 महीनों के लिए, यहां पर करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और एक बेहतरीन और दमदार पिक आने की तैयारी में है हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी देना चाहते हैं बीटीएसटी। बताएं हिमांशु जी। ये कैश स्टॉक मेरे रडार पर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पीएसयूज में वापस से, चाहे वो बीएचईएल हो चाहे वो सेल हो, सब में अच्छी एक तेजी बनते हुए नजर आई है। ये स्टॉक है बीईएमएल। अनिल जी, एक अच्छी साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक वापस से एक अपसाइड मोमेंटम के लिए तैयार है। आज स्टॉक अपनी एक हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस को वापस से पकड़ता हुआ नजर आया और लीडिंग इंडिकेटर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग क्रॉसओवर होते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक जहां पर पोजीशनड है, यहाँ पर एक अच्छी बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1190 1195 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बीईएमएल में खरीदारी की राय है। अनिल जी, 1265 रुपए का एक पहला टारगेट है जो छोटा टारगेट है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 1300 से 1320 तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। तो बीईएमएल रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से अनिल जी बहुत ही बेहतरीन बाय है जो कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बीईएमएल यहां पर करनी है खरीदारी। बीईएमएल पर तो नजर रखिए, साथ ही बीएचईएल इस पर भी नजर रखिए। बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो कैपिटल गुड स्पेस और स्पेशली पब्लिक सेक्टर से जुड़ी कंपनीज पर आप फोकस करिए, वहां पर आज दमदार एक्शन बन रहा है। पर यह है हिमांशु जी की राय, बीईएमएल पर खरीदारी कर जाएं आप। नजर रखनी है कुछ और कैश काउंटर्स पर जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। ब्रोकरेज स्टॉक्स पिछले हफ्ते से ही हम देख रहे हैं दमदार एक्शन बना हुआ है, बल्कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के जब से हमने बताया था आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में कि दमदार नतीजे आएंगे, तब से हम देख रहे हैं कि पूरे स्पेस में जबरदस्त एक्शन है। पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा। आइए एक बार देवांशी से जानते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस पूरे स्पेस में जो लगातार दमदार तेजी वाला एक्शन देखा जा रहा है। देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, जैसे कि आपने कहा कि जितने भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके इस तिमाही में नतीजे काफी शानदार आते हुए दिखे थे। सबसे पहले जो नंबर्स आते हुए दिखे वो मोतीलाल ओसवाल के थे, दमदार नतीजे थे, कमेंट्री काफी मजबूत आती हुई दिखी थी। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग, इनके भी नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिखे थे। इस बार आप देखिए मोतीलाल की बात करें तो इनका जो मुनाफा है वो सालाना आधार पर 84% तक बढ़ता हुआ दिखा था। साथ ही एंजल की अगर बात करें तो तिमाही आधार पर हमने देखा कि इनका जो मुनाफा है वो 40% तक बढ़ता हुआ दिखा था। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इनके भी नतीजे काफी शानदार आते हुए दिखे थे। तो सारे ब्रोकिंग हाउसेस के एक तो नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं, कमेंट्री मजबूत है, साथ ही इस बार उनका जो डिजिटल फोकस है वो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन में हमने पिछले साल देखा था कि बहुत ही अच्छी या मजबूत ग्रोथ आती हुई दिखी थी, इस बार भी जो डिजिटल एप्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट ये सारी कंपनीज करती हुई दिख रही है, स्पेशली मोतीलाल और एंजल। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि सेम प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की भी योजना बनती हुई दिख रही है। एंजल ब्रोकिंग का ये कहना था कि इस बार जो एएमसी है उनको भी मंजूरी दे दी है बोर्ड ने, तो अब इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा इनका जो ऐप है वहां पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार जो है वहां पे फोकस किया जा रहा है। मोतीलाल का ये कहना है कि इंश्योरेंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इनके जो कमीशन हैं उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता हुआ दिख रहा है, आप देखिए धीरे धीरे अब जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसमें काफी अच्छी इंक्रीज होती हुई दिखी है। अगर आप देखें तो करीब 45% का जो ओवरऑल ट्रेड होता है वहां पे हमने देखा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से होता हुआ दिखा था। यही नहीं, अगर इंडेक्स की बात करें तो कुल अगर आप वॉल्यूम देखें तो करीब 38 to 39% जो पार्टिसिपेशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो रिटेल पार्टिसिपेंट से आता हुआ दिख रहा है। और इन दोनों फिगर्स में पिछले एक साल में काफी ज्यादा गैप आता हुआ दिख रहा है, काफी ज्यादा बढ़त आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे या कुछ ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हम देखेंगे कि ऑलरेडी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि अब ग्रोथ काफी दिख रही है, डिजिटाइजेशन पर ज्यादा फोकस होता हुआ दिख रहा है और वापस से जिस तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा और ये सारी कंपनीज को फायदा मिल रहा है आपके लिए ब्रोकिंग शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह है। तो जबरदस्त एक्शन होता दिख रहा है ब्रोकिंग शेयरों में, शानदार खरीदारी और भरपूर एक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज का। आज
एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है और वो है नितिन स्पिनर्स। नितिन स्पिनर्स 1992 में शुरू हुई ये कंपनी देश की जानी मानी कॉटन यार्न और टेक्सटाइल कंपनी है। 2006 में पब्लिक इश्यू आया इस कंपनी का, 22 गुना से ज्यादा भरा था ये इश्यू। इस वक्त 60 से ज्यादा देशों में कारोबार है नितिन स्पिनर्स का और 5000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अरविंद, रेमंड, सियाराम, जारा, H&M जैसे हमारे हिंदुस्तान के और विदेशी सारी ये बड़ी ब्रांड्स, बड़े कस्टमर्स हैं इस कंपनी के। और कंपनी ने R&D और नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी एक बेहतरीन पहचान बनाई और देश की 5 सबसे बड़ी यार्न उत्पादन कंपनियों में कंपनी शामिल होती है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश नौलखा, जो FCA और FCMA की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं और इंडस्ट्री में 30 सालों से ज्यादा का उनका अनुभव है। कंपनी को शुरुआत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा फिलहाल वो नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो नतीजा है आपके इस वीकेंड पर बेहद दमदार है, शानदार परफॉर्मेंस हर एक पैरामीटर पर। आय 35% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 90% बढ़ा है, मार्जिन 14 से 20% सीधा और मुनाफा लगभग 550%, मतलब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। क्या हो गया सर, इतना दमदार परफॉर्मेंस, कंपनी इतनी जबरदस्त काम कैसे कर रही है? नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है 19-20 के साल से किया जा रहा है, तो वो इसलिए ये नतीजे बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर आप पीछे जाएंगे और देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस 2016-17 से लेकर के और 2020-21 तक में, तो हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली काफी अच्छी रही है। पिछले जो 19-20 का साल था उस समय में हमारे एक्सपेंशंस चल रहे थे और काफी उस समय मार्केट भी थोड़ा सा स्लो था, उस वजह से हमारे नतीजे उतने अच्छे नहीं आ पाए। अभी हमारे सारे एक्सपेंशंस कंप्लीट हो चुके हैं। 19-20 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमने एक्सपेंशंस कंप्लीट कर ली। हमने वीविंग प्लांट, एक इंटीग्रेटेड प्लांट लगाया पूरा स्पिनिंग से लेकर के फैब्रिक बनाने तक के लिए, और उसी तरह से एक हमने नई साइट चालू की है। तो उसकी वजह से कुछ कैपिटल एलोकेशन उसमें किया था, वो सारे प्लांट चालू हो गए और ऑपरेशनल हो गए और प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए। तो जो वैल्यू एडिशन हम लोगों ने किया उस वजह से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बेटर रहे हैं और वैल्यू एडिशन भी हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उस वजह से ये नतीजे जो आप देख रहे हैं। अच्छा, तो दिनेश जी, आप जो बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट कर दिया है, उसका कितना इम्पैक्ट इस वाले क्वार्टर में आया और अब जो ये पूरा साल है वित्त वर्ष 2022, इसमें फिर किस तरह की ग्रोथ आएगी ये नए एक्सपेंशन प्लान के साथ? ये जैसे हमारा एक्सपेंशन प्लान 19-20 में कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हुआ हमें कोविड का इम्पैक्ट देखना पड़ा और फर्स्ट क्वार्टर के सीवियरली कोविड का इम्पैक्ट रहा हमारे यहाँ पे। तो उसकी वजह से हम लोग उसकी परफॉर्मेंस नेग्लिजिबल रही थी फर्स्ट क्वार्टर में। तो जो अब इस साल के अंदर हम ऐसा देख रहे हैं कि जो हमारे सारे प्लांट से सारे करीब ऑप्टिमम कैपेसिटी पे आ जाएंगे। तो उस ऑप्टिमम कैपेसिटी होने के बाद में जो अभी हमने लास्ट हमारे फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रहा है, उससे हम 15 से 20% की ग्रोथ आगे देखते हैं। तो उससे करीबन हम 1900 करोड़ के आसपास, 1900 से 2000 करोड़ के बीच में हम लोग हमारी टॉप लाइन को नेक्स्ट ईयर में देखते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट होने का। लेकिन अभी दिनेश जी एक चीज और है कि वापस से कोविड आ रहा है और वापस से समस्याएं भी है, तो क्या फिर ये साल फिर मामला कोविड की वजह से बिगड़ सकता है, या जो ये इतनी बड़ी तेजी जबरदस्त चल रही है फायदा देगी? कैसे देख रहे हैं, आउटलुक क्या है? सब देखिए, सबसे पहले पिछले साल के कोविड में और इस साल के कोविड में एक मेजर डिफरेंस है। लास्ट टाइम सारी एक्टिविटीज को एकदम फुल्ली स्टॉप कर दिया गया था, तो उसकी वजह से सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी बंद करनी पड़ी। करीबन हम लोग 1.5 महीने तक प्रोडक्शन को बंद करके रहे, जिसका कि इम्पैक्ट हमने देखा। अभी इस साल में
जैसा गवर्नमेंट का फोकस है कि इंडस्ट्री को चलाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड रखना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उसके चलते अभी हमारे सारे प्लांट्स ऑपरेशनल है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन हम करते जा रहे हैं। और हमारी कंपनी है करीबन 60% प्लस एक्सपोर्ट्स करती है। करीबन हम 60 कंट्री में ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोर्ट हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स में, 6 कॉन्टिनेंट्स में हम प्रेजेंट हैं, अलग अलग वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग अपना जब डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी सी अभी कम है तो हम उसको फोकस करके हम इंटरनेशनल डिमांड में अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि कोई मेजर इंपैक्ट इस कोविड का पड़ेगा। हाँ, अगर ये बहुत लंबा चला और उसकी वजह से मतलब जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन राजस्थान में भी डिक्लेयर हुए हैं, 10-15 दिन लॉकडाउन के अनाउंस किए हैं, लेकिन प्रोडक्शन को अलाउ किया हुआ है। ये लंबा नहीं हो, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो चीज कोई भी जज नहीं कर सकता है कि कितना लंबा चलेगा। अगर एक रीजनेबल पीरियड रहा तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस पे या हमारे आगे आने वाले समय में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक आपने तेजी की बात कही तो डेफिनेटली सभी यान बिजनेस के अंदर, क्योंकि कैपेसिटीज थोड़ी कम हुई है पिछले साल के अंदर और नई कैपेक्स कुछ भी नहीं आया है, उसकी वजह से डिमांड सप्लाई सिनेरियो में थोड़ा डिमांड की तरफ टिल्ट हो गया है। अभी जो बेसिक बैलेंस है उस वजह से थोड़ा ये इंप्रूवमेंट्स हम देखते हैं कि भाई ये मार्जिन्स और बाकी सब चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। जैसा इसको आप मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपको इसको समझने के लिए कि आप हमेशा टेक्सटाइल कंपनी में हम साल भर का देखें, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं और इसको साल भर के रिजल्ट के रूप में इसको जब एनालाइज करेंगे तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। क्योंकि कुछ समय में कोई प्रोडक्ट्स चलते हैं, विंटर प्रोडक्ट्स चलते हैं, कोई कंपनी विंटर प्रोडक्ट्स में स्ट्रांग होती है, कोई समर प्रोडक्ट्स में स्ट्रांग होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा वेरिएशंस क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स में आता रहता है। लेकिन साल भर का हम अगर परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है जो पिछले साल है उस पर बेहतर ही करेंगे। अच्छा दिनेश जी, मुझे एक इंडस्ट्री का आइडिया दीजिए। ये हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं कि यान वाली कंपनियों में इंटरनेशनली भी यान के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कल मिलेगा ही नहीं यान। टेक्सटाइल कंपनियों में ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं कि जैसे मतलब डिमांड एकदम से यूरोप अमेरिका से इतनी ज्यादा आ गई। तो मतलब ये आप तो 1992 से सीए करने के बाद से ये काम कर रहे हैं, क्या इस तरह की तेजी जो हुई है ये वंस इन लाइफ टाइम काइंड मतलब है कि मतलब हमेशा ऐसी नहीं होती, कभी कभार ही होती है, उस तरह का माहौल है क्या टेक्सटाइल सेक्टर में, यान सेक्टर में? देखिए मैंने इस पूरे करीबन 30 साल के पीरियड में ऐसे करीबन 3 से 4 मैंने मौके ऐसे देखे जब इस तरह का परिप्रेक्ष्य रहा है। इसमें लास्ट जो इस तरह का परिप्रेक्ष्य रहा था वो करीबन 2013-14 में रहा था। ये सारी चीज जो है अगर हम देखेंगे तो इसका मेन रीजन है कितनी कैपेसिटी हमारे यहाँ पर है और हम उसको कितने डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी लगी है या ओवर सप्लाई पोजीशन हो जाती है। पीछे हम देखेंगे तो गवर्नमेंट के बहुत से इंसेंटिव्स रहे थे, टीयूएफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसेंटिव था, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से इंसेंटिव्स दिए, तो बहुत से लोग जो कि इस फील्ड में नहीं थे वो लोग भी इस फील्ड में आए और इन्वेस्टमेंट्स किए, पर वो इतने जानकार नहीं होने की वजह से उसका इतना फायदा नहीं ले पाए। अभी कुछ एक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं और सेकेंडली गवर्नमेंट ने भी अपना फोकस जो है अभी पीछे स्पिनिंग से हटा करके अपना सारा फोकस गारमेंटिंग पे कर दिया। गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि हमें आगे गारमेंटिंग को बढ़ाना है। अगर आप पीएलआई स्कीम की जो काउंटर्स आ रहे हैं वो भी आप देखेंगे तो उनका यही फोकस है कि हमें गारमेंटिंग और ऐसे टेक्सटाइल्स जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस पर फोकस करना है। तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि स्पिनिंग कैपेसिटी जो कि कंट्री की स्ट्रेंथ रही है और अर्ली मतलब अब 2000 से पहले अगर जाके देखेंगे तो काफी मार्जिन्स अच्छे रहा करते थे स्पिनिंग इंडस्ट्री के, तो वो समय वापस हमको देखने को मिल सकता है। जहां तक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का है ऐसा नहीं है, मार्जिन्स मतलब पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि काफी अच्छे मार्जिन्स पे स्पिनिंग इंडस्ट्री ऑपरेट करती हुई आई थी एक्सेसिव कंपटीशन की वजह से और कॉस्ट इन्फ्लेशन जो बीच में होता रहा और हम आगे पास ऑन नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह से ये स्थिति बनी थी। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बैलेंस्ड कैपेसिटी है, आगे डिमांड बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स की है। सेकेंडली चाइना के ऊपर से लोगों का फोकस हटता जा रहा है। बीच में सारे फिनिश प्रोडक्ट्स, सारे यूरोपियन अमेरिकन जितनी भी कंपनीज थी, कंट्रीज थी, वो सब लोग चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से लोगों का ध्यान इंडिया की तरफ आया है। सेकेंडली बहुत सी चाइनीज कॉटन है जिनजांग एरिया में जिसको कि बहुत सी कंपनियों ने जितने बड़ी बड़ी ब्रांड्स है अमेरिका की उन्होंने उसको बंद किया है
कि हम इसके ऊपर हम इससे बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहां पे चाइल्ड लेबर अब्यूज और बहुत से दूसरे अब्यूजेज रहे हैं। तो उसकी वजह से भी इंडियन कॉटन पे पूरा शिफ्ट हुआ है। तो पूरे ही सेक्टर को, इंक्लूडिंग होम टेक्सटाइल्स, नेटवेयर और सभी तरह के टेक्सटाइल सेक्टर को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये था आउटलुक आपके लिए पूरा टेक्सटाइल और यार्न सेक्टर का भी। लेकिन दिनेश जी, आपकी कंपनी नितिन स्पिनर्स को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। संदीप जैन साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने कई बार रिकमेंड भी किया। तो एक बार मैं जैन साहब से भी सामने साथी हैं हमारे, चूंकि आज शो में कोइंसिडेंटली, तो जैन साहब से भी एक राय ली जाए। जैन साहब, रिजल्ट आपने भी देखे होंगे, क्या है आपकी राय? थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं दिनेश जी नोलखा साहब को तो मैं वैसे भी बहुत ट्रैक करता हूं, क्योंकि नितिन स्पिनर इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज। और मैं 2012-13 से, इनफैक्ट इसके भाव तो 6 रुपए थे, तब से मैं ट्रैक कर रहा हूं। और फिर 12-13 रुपए में मैंने पहली बार टीवी चैनल पे आके इस स्टॉक को रेकमेंड किया, और ये बात है 2013 की। फिर 2018 में परमाणु स्टॉक बोल के एक स्पेशल शो हुआ था अनिल जी अपने चैनल पे, तब मैंने इस स्टॉक को 60-70 रुपए पे दिया था और 120 रुपए का टारगेट तब दिया था। उसके बाद देखिए कई बार ऐसा मार्केट्स टूटते तो नीचे भी आता स्टॉक, बट बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन था मुझे कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, और क्वालिफाइड मैनेजमेंट मैं सामने है तो और ज्यादा बढ़ाई अब कम ही करूंगा मैं, बट ओवरऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और आने वाले सालों में और जिस तरीके के वैल्यूएशंस है। और एक और बात कहूं, मैं एक बार मैंने सीरीज ऑफ मैंने सेमिनार्स किए थे, तो भीलवाड़ा में मेरा सेमिनार था और भीलवाड़ा में मैंने लोकल कंपनी, कोटा थी तो कोटा में मैंने चंबल, भीलवाड़ा में मैंने नितिन स्पिनर, अजमेर और ब्यावर में था तो श्री सीमेंट्स, इस टाइप का मैंने एक सीरीज चलाया था। तो तब से मैं ट्रैक कर रहा हूं, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि कंपनी और भी अच्छा करेगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश जी नोलखा साहब, आपने जबरदस्त रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जैन साहब, अभी आपने ये सब आज सुबह भी आपने जिक्र किया, जैन साहब ने आज सुबह भी जिक्र किया, वो मेवाड़ की बात निकली, कल वीकेंड पे महाराणा प्रताप जयंती थी कल, और मेरा आपका जिक्र भी किया। तो जैन साहब, आपने रिसर्च बहुत की, लेकिन फिर भी आपकी रिसर्च में कहीं तो कमी रह गई है। आप ट्रैक कर रहे हैं कब? 2012 से ट्रैक कर रहे हैं कंपनी को, राइट? 2012 उसके पहले से भी करता था, मगर क्या 10 रुपए के नीचे भाव था तो नहीं बात कर पा रहा था। और मैं है ना, मैं भी एक डिस्क्लोजर दे दूं ताकि क्या है लोगों को ये कभी पता चले तो एकदम से झटका न लगे। मैं जैसा आपने कहा ना, बड़े क्वालिफाइड है दिनेश जी। क्वालिफिकेशन का मैं बताता हूँ आपको। ये भाई साहब जो है, ये पढ़ते थे सीएमए रैंक लाने के लिए और हम पढ़ते थे पास होने के लिए। मैं बता दूं डिस्क्लोजर के लिए, मैं और दिनेश साथ में पढ़े हुए, हम हॉस्टल में साथ में पढ़ाई कर चुके हैं, सीए सीएस हम लोगों ने साथ में किए, और तब से दिनेश ने बढ़िया काम कर लिया। अब मैं दिनेश बोल सकता हूँ जब मैं फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ, तो नहीं तो पहले तो शायद मैं दिनेश जी बोल रहा था, बड़ा ऑकवर्ड लग भी रहा था मुझे कि जी लगाना पड़ रहा है लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया कंपनी आपकी कर रही है। तो मजा आता है कि अपने साथ वाले जब काफी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए दर्शकों को ये बताना जरूरी कि नो डाउट दिनेश और मेरे जी दिनेश जी बोलिए। अनिल, आपके और हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं और पर्सनल रिलेशनशिप में 30-35 साल हो गए हैं एक दूसरे को जानते हुए, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, सभी लोग। और इसीलिए दिनेश में जी बिल्कुल, और इसलिए है ना जैन साहब, कई बार मुझे पता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, दिनेश बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल मैनेजर हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से कंपनी, लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता था। मैंने कहा कि हमारे दोस्त की कंपनी रिकमेंड करेंगे, लोगों को लगेगा कि कहीं पता चले तो। लेकिन आज मैंने डिस्क्लेमर इसीलिए दे दिया। मैंने कहा इंटरव्यू भी मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय बाद एक आध बार शायद पहले कभी किया होगा, बट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी वक्त निकालने के लिए, न्यूज पर न्यूज पे हमारा साथ देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, बुलाने के लिए और समय देने के लिए और बात रखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सबको डिस्क्लेमर भी देने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता कि हम बहुत कुछ जानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छे परिचित और मुलाकात भी होती रहती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। और जैन साहब आपका भी शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। आइए शो खत्म करने का वक्त है, विदा लेंगे आप सभी से। वागले साहब, बंसल जी, जय ठक्कर, विश्वेश जी, आप सब लोगों का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। राजेश पालिया साहब, सेठी साहब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के शो में फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।
बिगुल के साथ करेंगे हमेशा की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ शो का समापन। जय हिंद।